दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है, लेकिन बीती रात से यहां पर पुलिस ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर किले की तरह तब्दील कर दिया गया है। यहां पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती देख गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के साथ ही यहां पर नुकीले तार लगाए गए हैं। NH-24 को बंद कर दिया गया है। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार संख्या बढ़ रही है। आपको बताएं कि चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मथुरा हो, हर जगह पर महापंचायत है और महापंचायत में यही ऐलान किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में गाजीपुर पर डटे किसानों का साथ देने के लिए सभी किसान यहां पहुंचे और इसीलिए तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस ने भी अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात कर दिए हैं, सुरक्षा भी बढ़ा दी है। सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तीनों ही बॉर्डर्स पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। किसान आंदोलन का केंद्र रहे सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें कल दोपहर की, जब स्थानीय लोगों और किसानों के बीच संग्राम छिड़ गया था। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ऐसे हालात दोबारा ना हो, इसे लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है, जिसकी तस्दीक बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर पर तैनात जवानों की ये तस्वीरें भी कर रही हैं। सिंधु बॉर्डर पर एक तरफ जहां अब आंदोलनकारी किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं पुलिस ने भी इस संख्या बल को देखते हुए अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया है। इसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इनको यहाँ पर इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि अगर मुश्किल हालात पैदा हो या उपद्रव कोई हो तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जवानों का जो है हौसला बढ़ाया जा रहा है। साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, वो सब तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। कल हुई हिंसा के बाद सरकार ने कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। सिंघू, गाजीपुर और टिकरी तीनों ही बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह के उपद्रव की साजिश कामयाब न हो सके। इसके साथ ही किसानों के आंदोलन वाली जगह पर आम लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को भी धरना स्थल पर जाने पर रोक लगाई गई है। चाहे लोकल हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, किसी को भी आज अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अगर एम्बुलेंस अंदर जाना चाहे या मेडिकल सर्विसेज के लिए कोई अंदर जाना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अनुमति इस समय दी जा रही है। ये जो बैरिकेडिंग आपको दिख रही है, ये प्रोटेस्ट साइट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, लोकल जो हैं, उनको भी बोला जा रहा है कि आप दूसरे रास्ते से जाइए। सिंघू बॉर्डर पर कल हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 44 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें पुलिस वालों पर तलवार से हमला करने वाला शख्स भी शामिल है, जिसका नाम रंजीत सिंह बताया जा रहा है। पुलिस पर हमले को लेकर उस पर 8 केस दर्ज किए गए हैं। उधर गाजीपुर पर किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए NH-24 की दोनों सड़कें बंद कर दी गयी। 26 जनवरी को हुई हिंसा और कल सिंघू बॉर्डर पर बिगड़े हालात के बाद सरकार पूरी तरह सतर्क है, ताकि आंदोलन के बीच हिंसा की साजिश रचने वाले किसी भी तरह कामयाब न हो सके। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और एक बार फिर से आंदोलनकारी दिल्ली से सटी सीमाओं पर लगातार बढ़ने लगे हैं। सरकार की ओर से बातचीत का ऑफर दिया जा चुका है और ऐसे में किसानों का आगे का क्या है प्लान, और इसी पर आज तक संवाददाता राम किंकर ने राकेश टिकैत से बात की। राकेश टिकैत मेरे साथ मौजूद है। आवाज, गला थोड़ा खराब है आपका, लेकिन जोश उसी तरह से बरकरार है। जोश थोड़ा बंद होता है। अब आंदोलन जिस तरह से आपने जो खत्म सा हो रहा था उसे आपने बिठा दिया और अब वो चलने की राह पर निकल पड़ा है। तमाम कानून, FIR, उसको कैसे झेलेंगे आप? आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी और कानून का भी पालन होगा। अगर गिरफ्तारी बीच में ही हो गई तो कैसे आगे आंदोलन चलेगा? ये तो सब आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन में चला रहा हूँ। ये आंदोलन तो किसान चलाएगा।
2 महीने तक कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं आया। अब मनीष सिसोदिया, अभय चौटाला, अलग अलग नेता जो है स्टेज शेयरिंग कर रहे हैं। क्या मायने हैं इसके राकेश जी? स्टेज पे कोई नहीं गया, पीछे से समर्थन? नहीं, स्टेज पे नहीं, स्टेज से नीचे बैठते हैं। तो इस समर्थन का क्या अर्थ निकाले हम? ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया? क्यों? यहाँ किसी की वोट के लिए कहा गया उन्होंने कि वोट दियो हमने। कल आपको मंच से मैं सुन रहा था, आप लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के लोगों, आपने कभी बीजेपी को वोट भी दिया था, तो अब क्या ऐसी आन पड़ी की तलखी है और आपको आंसू भी निकालने पड़े? नहीं होता है, अपन से ही तो नाराजगी होती है, किसी और से होती है। भाई दिक्कत हमको उस वाले आदमी से नहीं जो 40 से परे है। तो अपने तो सुन भी नहीं रहे, सरकार में है 300 सीटों के साथ, बहुमत के साथ। बात तो सुन ले, जब हम बराबर चलेंगे तो जो गिराना का काम करेगा तो आप ही तो करोगे, जो बराबर चल रहा है वही तो टांग मारता है। कृषि कानूनों पर सरकार और विपक्ष में तकरार लगातार जारी है। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी किसानों के बहाने एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। आज राहुल गांधी के मुख से घायल एक भी पुलिस कर्मी के लिए सांत्वना के शब्द नहीं निकले। राष्ट्र को आज मैं एक नागरिक और भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहती हूं, राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि देश भर में कानून व्यवस्था भंग हो। राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि अराजक तत्व देश में न सिर्फ तिरंगे का अपमान करें बल्कि देश को तोड़ने का भी दुस्साहस करें। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आंदोलन यहां रुकेगा। यह आंदोलन, मैं बता रहा हूं, यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है। उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। अभाव राहुल गांधी के पास जानकारी का इतना है कि बॉर्डर का नाम तक बदल देते हैं। अभाव जानकारी का राहुल गांधी के पास इतना है कि जहां से वो वर्तमान में सांसद हैं वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था किसानों को दे नहीं सकते। लेकिन आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोल बोलने की नहीं थी। आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। इसको लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एक एक करके कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कहां तक पहुंची है ब्लास्ट की जांच, देखिए इस रिपोर्ट में। एनएसजी की एंट्री, एनआईए की जांच, साजिश के एक एक सुराख की तलाश। आखिर हिंदुस्तान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक इजराइल एम्बेसी के पास ये धमाका हुआ कैसे? आखिर ब्लास्ट का मकसद क्या था? कैसे रची गई साजिश? इन सवालों का जवाब अब देश की जांच एजेंसियां तलाशने में जुटी हुई हैं। बम भले ही कम तीव्रता का हो, लेकिन जो अब तक सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि बम को देखकर लग रहा है कि प्रोफेशनल ने तैयार किया है, जिसे बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। बम में टाइमर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बैटरी के पार्ट्स मिले हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसमें किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।
आज एनएसजी की टीम मौके वारदात पर पहुंची और जांच से जुड़े सबूतों को जुटाने में लग गई। इस वक्त हम इजराइल एम्बेसी के बाहर मौजूद हैं, जहां पर एक के बाद एक जांच एजेंसियां आकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और एनएसजी की टीम के साथ साथ आपको इजराइल एम्बेसी के अधिकारी भी दिख रहे हैं। दरअसल एनएसजी की टीम यहां पर जो है वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जो आपको सामने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक वो वही जगह है जहां पर शुक्रवार की शाम लगभग 5:05 पर बम धमाका हुआ था और जांच एजेंसियों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं न कहीं इन झाड़ियों में ही वो सबूत छुपे हो सकते हैं। घटना स्थल से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक लाल रंग का दुपट्टा है जो कि आधा जला हुआ है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। इजरायली दूतावास से महज 150 मीटर पर जब बम धमाका हुआ तो आनन फानन में स्पेशल सेल की टीमें मौका वारदात पर पहुंची। मौका वारदात पर बम में इस्तेमाल चीजें बिखरी पड़ी हुई थी और साथ में पड़ा हुआ था एक लाल दुपट्टा जो लिपटा हुआ था और आधा जला हुआ था। स्पेशल सेल की टीम ने उस लाल दुपट्टे को अपने कब्जे में ले लिया और फिलहाल छानबीन कर रही है। अभी तक इस दुपट्टे के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की बोतल के टुकड़े मिले हैं। वहीं जिंदल हाउस के सामने जहां धमाका हुआ है वहां सीसीटीवी नहीं था। वहीं इसके बगल में 2 जगह का सीसीटीवी खराब है। ऐसे में शक है कि धमाके से पहले इलाके की पूरी तरह से रैकी की गई। आशंका जताई जा रही है कि कोई चलती गाड़ी से केन बम फेंककर फरार हो गया। धमाके का मकसद तबाही मचाना नहीं बल्कि सनसनी फैलाना था। लेकिन जिस तरह से अब तक सुराग मिल रहे हैं उससे साफ है कि ब्लास्ट तैयारी के साथ किया गया, जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग के लिए दहशतगर्द शामिल थे। शिवेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद ओझा और मुनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट में भले ही ये कहा जा रहा हो कि वो ब्लास्ट छोटा था, लेकिन ये ब्लास्ट एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को मौके से इजरायली दूतावास के नाम एक धमकी भरा लेटर भी मिला है, जिसमें लिखा है, ये तो एक ट्रेलर है। दोनों टीमों ने थोरोली इस क्राइम सीन को एग्जामिन किया है। जितने भी हमें एग्जिबिट मिले सबको लिफ्ट कर लिया है और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हमने स्पेशल सेल के आईओ को हैंडओवर कर दिया। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है। स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में इजरायली दूतावास के पास बम धमाका भले ही मामूली था, लेकिन इसकी साजिश मामूली नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक इस ब्लास्ट के लिए जिस बम का इस्तेमाल किया गया उसे एक अनुभवी प्रोफेशनल ने तैयार किया। जिसने बम तैयार किया उसे आईईडी तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई होगी। जांच एजेंसियों को घटना स्थल से ड्राई सेल बरामद हुए हैं, यानी धमाके के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। आशंका ये भी जताई जा रही है कि धमाके के लिए मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक यानी सेना में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ। ये सारे सबूत इशारा करते हैं कि धमाके को किसी एजेंसी या प्रोफेशनल संस्था ने अंजाम दिया। एनएसजी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने धमाके वाली जगह से बम के सैंपल लेकर जांच के लिए राष्ट्रीय बम डेटा सेंटर भेज दिया है। हम इस वक्त इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां से तमाम चीजें लेकर के जा रहे हैं। जो वो सबूत हैं यहां से जो इकट्ठा किए गए हैं, ये पूरी किट है जो लेकर के आए थे और यहां तमाम ऐसी चीजें कलेक्ट की गई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस पूरी जांच में। और ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है उसके लोग आकर के यहाँ से कलेक्ट करके इसको ले जा रहे हैं और एक एक चीज, एक एक सबूत यहाँ से इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इसको जांच में शामिल किया सके। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो आई हुई थी इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर, वो जांच कर रहे थे और वो इसको अब लेकर के जा रहे हैं, जिससे जो मिले हुए अहम सबूत हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव के बारे में हो या फिर जो भी पेपर्स मिले हैं या जो भी और सबूत मिले हैं, उनको आगे जांच में शामिल किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके तार सोची समझी साजिश से जुड़ रहे हैं।
इससे जांच एजेंसियों को शक है कि घटना को अंजाम देने वालों ने इस जगह की रेकी की थी, क्योंकि जिस जगह धमाका हुआ है उस जगह लगा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। आसपास के कुछ और सीसीटीवी भी खराब हैं। पर यह धमाका हुआ जिंदल हाउस के ठीक सामने फुटपाथ पर। जिंदल हाउस में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके ठीक बगल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो खराब है। इसलिए सूत्रों का यह दावा है कि बहुत मुमकिन है कि इस वारदात के पहले जो लोग इसमें शामिल हैं उन्होंने रेकी की गई हो, रेकी इस पूरे वारदात की है, तो उसके बाद इस तरह का धमाका हुआ है। क्योंकि हमें जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो जिंदल के सामने, जो जिंदल हाउस के सामने यह धमाका हुआ है, हमें बताया गया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। उसके ठीक वाला जो बंगलो है वहां पर सीसीटीवी खराब है। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि पूरे वारदात की और मौका वारदात की रेकी की गई है। फटे हुए बम के टुकड़े और सीसीटीवी फुटेज, ये वो अहम चीजें हैं जो इस धमाके की जांच की दिशा तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज से 2 लोग ब्लास्ट वाली जगह पर एक कैब से उतरते दिख रहे हैं। एक अन्य सीसीटीवी में दोनों संदिग्ध पैदल ही ब्लास्ट वाली जगह की तरफ जा रहे हैं। स्पेशल सेल ने उस कैब ड्राइवर को भी ढूंढ लिया है जिसने संदिग्धों का स्केच बनवाया है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आज तक ने भी घटना स्थल के पास रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत की। So at around 5 o'clock in the evening yesterday, we heard a very big sound, as if the whole world is, I don't know, I can't explain it. It was very loud. So panic set in. We were resting in our bedroom and we went up. I went running to the floor upstairs. And everybody thought that a cylinder has exploded within the house. We didn't know where the sound had come from. So then we went to the corner of the roof and I saw this lot of smoke coming out of this next door house, which is on the left of the Israel embassy, which is Jindal house. So we probably thought there was a cylinder explosion there or something. Then got to know that there was a bomb explosion. इजरायली एम्बेसी के पास हुए इस धमाके को शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने किसी की शरारत होने का शक जताया था, लेकिन अब 2 बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात ये कि ये ब्लास्ट आतंकी घटना है और दूसरी ये कि इस ब्लास्ट का निशाना इजरायली एम्बेसी थी। और ये बात इजरायली राजदूत ने साफ शब्दों में कह दी। Yes, as I said, that is our assumption as of now, and we refer to it as a terror attack against the Israeli embassy. इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को जांच एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही। क्या पता ये वाकई किसी बड़े आतंकी हमले से पहले एक छोटा सा ट्रेलर हो। गीता मोहन और शिवेन श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। इजरायल दूतावास के बाहर हुआ बॉम्ब ब्लास्ट किसी आतंकी साजिश का नतीजा था और इसका निशाना इजरायल का दूतावास ही था जिसके पास ये धमाका हुआ। लेकिन इजरायल के दूतावास को कौन और क्यों निशाना बनाना चाहता है, इसी सवाल से जुड़े कई सबूत जांच में सामने आए जो इस धमाके में ईरान के हाथ होने का शक जताते हैं। Yesterday, when this avid attack was conducted, we celebrated the 29th anniversary for the full establishment of diplomatic relations between Israel and India. Exactly yesterday. 29 years of thriving and growing relations between Israel and India. We just celebrated yesterday, so it might not be a coincidence. ये धमाका वाकई संयोग नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। लेकिन ये साजिश किसने रची, इसका सबूत भी जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से मिला है। इसका कनेक्शन सीधे ईरान से जुड़ रहा है। पूरा अगर क्राइम सीन को आप एक तरीके से कोलैबोरेट करें तो आप ये पाएंगे कि धमाका होता है, वहां से लेटर मिलता है और उसमें धमकी भरा जो इजराइल के राजदूत हैं उनको बकायदा एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि हम बदला लेंगे, हम ये अभी एक ट्रेलर है। तो ये संकेत है कि कहीं न कहीं इसे आप आतंकी हमले के तौर पर जरूर देख सकती हैं, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इजराइल को इस धमाके से धमकी दी जा सके। तो क्या वाकई सुलेमानी की मौत के बदले का ट्रेलर है
इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ड्रोन हमले के जरिए ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निशाना बनाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बीते साल ही 27 नवंबर को ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या तेहरान में एक सैटेलाइट नियंत्रित हथियार के जरिए की गई। ईरान ने इन दोनों हत्याओं के लिए अमेरिका के साथ इजरायल की मिली भगत का शक जताया था और ईरान के प्रधानमंत्री रूहानी ने इजरायल से बदला लेने की कसम खाई थी। There's been some incidents around the world. Some of them are related to us. So, of course, it increases the level of alert. So we are very ready, prepared. And yes, so we were expecting, we were not surprised. We knew that something might happen somewhere in the world. शुक्रवार को हुए धमाके के ईरानी कनेक्शन के तार साल 2012 से भी जुड़ रहे हैं, जब इजरायली दूतावास के पास ही औरंगजेब रोड पर एक इजरायली डिप्लोमेट की कार को निशाना बनाया गया था। कार में डिप्लोमेट की पत्नी और 3 इजरायली दूतावास कर्मी मौजूद थे, जब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कार में मैग्नेटिक एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दिया था, जिसके बाद धमाके के साथ कार में आग की लपटें निकलने लगी। इस हमले में इजरायली डिप्लोमेट की पत्नी बाल बाल बच गई थी। इजरायल ने तब ईरान पर यह हमला करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को हुए ब्लास्ट को लेकर भारत में इजरायल के राजदूत ने भी आशंका जताई है कि इसके तार 2012 से जुड़े हो सकते हैं। We know that we are a target for our enemies, so we are very well prepared. Always alert. Our security officials are very well experienced and professionals. So, and we get here in India, cooperation, full support. भारतीय जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से इस धमाके की जांच कर रही हैं, लेकिन इजरायल इस धमाके में ईरान के संगठनों का हाथ होने को लेकर श्योर है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस धमाके को ईरानी कुर्द फोर्स और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स की साजिश बताया है। खबर तो यह भी है कि मोसाद की टीम भी इस धमाके की जांच के लिए भारत आ सकती है। जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी बात की गई है, जो कि 2020 में जनवरी के महीने में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। इसके अलावा एक और शख्स जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे बड़ा था ईरान का, उसका भी असैसिनेशन हुआ था, उसको मार गिराया था और उसमें इजराइल का नाम सामने आया था। हालांकि आधिकारिक तौर पे यह बात कबूली नहीं गई, लेकिन सैटेलाइट के जरिए, और ये जो कहा जा रहा है कि ये इजराइल का ऑपरेशन था, सैटेलाइट के जरिए एक मशीन गन के द्वारा उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कुछ ही महीने पहले मार दिया गया था। इन दोनों का नाम पत्र में है और उसमें कहा गया है कि ये शहीद थे और ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे इस तरह की और भी धमाके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं ईरान का इसमें हाथ सामने दिखाई दे रहा है।